हम जो पास्ट पेपर कर रहे थे उनमें से आगे कंटिन्यू करते हैं। 2005 के सीएसएस के पास्ट पेपर हैं और उनमें से ही जो उनके एमसीक्यू थे उस पार्ट को हम करने लगे हैं। क्वेश्चन 1, द परचेज ऑफ मशीनरी ऑन अकाउंट वुड, अगर आप उधार पे मशीनरी ख़रीदते हैं तो उसकी इम्पैक्ट क्या होगा बैलेंस शीट पे। इंक्रीज़, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इंक्रीज़ एन एसेट एंड इंक्रीज़ लाइबिलिटी। क्योंकि आप एसेट बिजनेस में लेके आ रहे होते हैं तो जब एसेट बढ़ते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं और इंक्रीज़ होते हैं, और चूंकि हमारी लाइबिलिटी इससे इंक्रीज़ हो रही है, हम कैश पे नहीं कर रहे बल्कि लाइबिलिटी अराइज हो रही है ऑन अकाउंट परचेज कर रहे हैं, तो इससे इंक्रीज़ हो जाएगी लाइबिलिटी भी। क्वेश्चन 2, इन जनरल द अकाउंट्स इन द इनकम स्टेटमेंट आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कंट्रा अकाउंट, अनरिकॉर्डेड रेवेन्यू। अच्छा, आपका ऑप्शन सी जो है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इसलिए कि इनकम स्टेटमेंट में जितने अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल इसलिए होते हैं कि उनको सिर्फ हमने कुछ उनसे स्पेसिफिक पर्पज़ हासिल करना होता है जो कि नेट प्रॉफिट की शक्ल में होता है। तो बाकी जितने आपकी डेप्रिसिएशन है, रेंट है, या कोई लॉस है, या कोई अदर इनकम है, उसको हम सिर्फ इसलिए कंसीडर करते हैं ताकि हम नेट प्रॉफिट के फिगर तक पहुंच जाएं। जब नेट प्रॉफिट हमें मिल जाता है तो ये बाकी सारे जो अकाउंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जो ख़त्म हो जाते हैं, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप जनरेट अकाउंट करते हैं और वो पर्पज़ अचीव होने के बाद ख़त्म हो जाए तो उनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और रियल अकाउंट वो होते हैं जो आपके बैलेंस शीट में शो हो जाते हैं। क्वेश्चन 3 है, इन जनरल टर्म्स फिनेंशियल एसेट्स अपीयर इन द बैलेंस शीट एट फेस वैल्यू। फिनेंशियल एसेट आपके कौन से होते हैं कि आप फर्ज किया अपनी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फर्म है, वो किसी और फर्म के शेयर्स वगैरह ख़रीद लेती है। तो शेयर जब ख़रीदती है तो आपने उन एसेट्स को, उनको फिनेंशियल एसेट्स इसलिए कहते हैं कि वो आपके जब चाहे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप उनको सेल आउट कर सकते हैं और आ, वो आपके हाईली लिक्विड होते हैं। तो उन ऐसे एसेट्स जो सिक्योरिटी हैं, डिबेंचर्स हैं या कुछ और बॉन्ड वगैरह हैं, तो आप उनको फेस वैल्यू, जितनी उनकी फेस वैल्यू होगी उसी से अपनी कंपनी के बैलेंस शीट में शो करेंगे। क्वेश्चन 4 है, ए लिमिटेड कंपनी सोल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कॉस्ट ₹80,000 फॉर ₹92,000, यानी कि आपके मार्केटेबल सिक्योरिटी कोई थी, उनकी कीमत थी, कास्ट थी 80,000, मीन कि आपने परचेज़ किए थे 80,000 में और आपने अब सेल किए 92,000 में। इन कंपनीज इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज रेस्पेक्टिवली दिस विल अपीयर एज, कि ये इनकम स्टेटमेंट में कैसे शो होगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे शो होगा। तो इनकम स्टेटमेंट में तो आपका चूँकि गेन हुआ है कितना, 80,000 का था और 92,000 का आपने सेल किया, तो आपको गेन कितना हुआ, 92,000। तो ये आपका गेन हुआ और इनकम स्टेटमेंट में आप राइट साइड पे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और 92,000 जो है ओवरऑल आपका कैश है, इसलिए कैश इनफ्लो है। इनफ्लो कैश का मतलब होता है जो आपके बिजनेस में एक स्पेसिफिक पीरियड में कैश आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसमें प्रॉफिट आपका कितना था या लॉस कितना था। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट एज मेजर ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, कि जब आप शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को कंसीडर कर रहे होते हैं तो कौन सी ये स्टेटमेंट जो चार दी हुई हैं इनमें से लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेटर रेशो किससे कंसीडर करती है कि आपके डेटर्स कितनी जल्दी आपको कैश देते हैं, तो जो कैश देते हैं, कैश भी हमारा लिक्विड एसेट में आता है। करंट रेशो को भी हम कंसीडर करते हैं क्योंकि करंट लाइबिलिटी हम करंट रेशो में कंसीडर कर रहे होते हैं, और करंट एसेट में से स्टॉक माइनस करते हैं तो लिक्विड एसेट हमारे पास आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसको हम काउंट नहीं करते। क्विक रेशो इज़ दी करंट रेशो, तो लिक्विड रेशो और लिक्विडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तीनों इंपॉर्टेंट है सिवाय ऑप्शन सी के, तो ऑप्शन सी इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेजर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एनी फर्म। क्वेश्चन 6 है, उस्मा लिमिटेड
Net income was rupees 4 lakh in 2003 and rupees 1 lakh 60,000 in 2004. What percentage change? What percentage increase in net income must achieve in 2005 to offset the decline in profit in 2004? यानी कि 2003 में कंपनी ने अर्न किया था 4 लाख और कंपनी ने 1,60,000 अर्न किया 2004 में, यानी कि कितने का गैप आया? तकरीबन 2,40,000 का गैप आया. व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन नेट इनकम मस्ट अचीव इन 2005 के 2005 में कितनी परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए ताकि आपका जो डिक्लाइन हुआ था प्रॉफिट 2004 में वो ऑफसेट हो सके. तो आपने इनकी तरह परसेंटेज जो ऑप्शन आपके हैं वो उनके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना है. तो जो हाईएस्ट इतने लेवल तक पहुँचे कि आपके जो है जो डिफरेंस है 2,40,000 का वो अचीव हो जाए, यानी कि 4 लाख मल्टीप्लाई बाय आपका राइट ऑप्शन जो बी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 150 डिवाइडेड 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 लाख और ये आपका डिफरेंस मीट कर जाएगा. तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अकाउंटिंग. जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं अकाउंटिंग के रेलिवेंट कौन सी नहीं है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये भी ठीक है. इज़ एन एंड रेदर दैन ए मीन टू एन एंड. यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, डी है यूज्ड बाय बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स. तो ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी एम्बिगुअस है, अकाउंटिंग के रेलिवेंट नहीं है. इज़ एन एंड रेदर दैन मीन टू एन एंड. क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. कि जो एक्सटर्नल यूजेस ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है सारी रेलिवेंट है सिवाय एक के. इन्वेस्टर आउटर होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, लेबर यूनियन जो होती हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, लाइन मैनेजर आपके चूँकि बिज़नेस के अंदर होते हैं तो इसलिए ये एक्सटर्नल यूज़ ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है. लाइन मैनेजर बिज़नेस के अंदर होते हैं. जो अंदर के लिए लोगों के लिए इंफॉर्मेशन यूज़फुल होती है वो इंटरनल फिनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहेंगे, एक्सटर्नल नहीं. इसलिए आपका ऑप्शन सी इज दी एक्सेप्शन में आ जाएगा. क्वेश्चन 9 है ए फिक्स्ड बजट इज़ ए बजट फॉर सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी. बिल्कुल ऐसे ही है. फ्लेक्सिबल वो होता है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होता रहता है. जो फिक्स्ड बजट होता है वो स्टैटिक होता है, उसमें चेंज नहीं होती. क्वेश्चन 10 है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप किसी कैपिटल गुड पे खर्चा करते हैं जिससे एसेट आपके बनते हैं और फ्यूचर में आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो आपका एक्सपेंडिचर तो होता है लेकिन आपका रिकवर होता है उससे फ्यूचर में बेनिफिट, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पीरियड पे एक्सपेंड नहीं होता बल्कि वो ना तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में. मिक्स टाइप होता है इसलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे. क्वेश्चन 11 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज़. अगर कोई आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लोग उसकी सब्सक्रिप्शन करते हैं तो वो जो आपकी एडवांस में कुछ आपको मिलता है जो सब्सक्राइब करते हैं लोग, तो उससे जो आपको जितना फ़ायदा होता है उसको क्या कहेंगे? वो चूँकि आपने ऑफसेट करना होता है इन फ्यूचर, इसलिए अभी एट द करंट आपकी वो एक लायबिलिटी होती है जिसके बदले में आपने सर्विसेज फ्यूचर में देनी होती है, इसलिए ये एक लायबिलिटी है. क्वेश्चन 12 है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल रेज्ड शुड बी रिटर्न ऑफ इन. बिल्कुल ऐसे ही है. पार्टनरशिप का जो एक्ट है अगर आपके पास एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है और न्यू पार्टनर इंटर करना चाहते हैं तो आपके जो ओल्ड सेटलमेंट है वो ओल्ड प्रॉफिट की जितनी जितनी रेशियो होगी उस हिसाब से सेट ऑफ करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 13 है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर्स हु कंट्रीब्यूट्स ₹3,000 for his share of goodwill. The total value of the goodwill is. तो अभी आपने ये काउंट करना है 2 और 1 की रेशो अगर ये बन रही है और तीसरे पार्टनर को 1/4 के हिसाब से आप इंटर कर रहे हैं, तो अगर 1/4 उसका 3,000 बन रहा है तो वो उसका एक हिस्सा है, यानी कि एक हिस्सा जो बनता है उसका 4 में से एक हिस्सा है वो 3,000 है। तो 4 हिस्से कितने बनेंगे? ज़री बात है, अगर एक हिस्सा 3,000 का और 4 हिस्से करने हैं तो 3,000 को आप 3 दफ़ा अगर लिख के ऐड करें सबको तो आपके कितने बन जाएंगे? 12,000 बन जाएंगे। तो इसका 1/4 हिस्सा अगर 3,000 तो टोटल गुडविल की वैल्यू 12,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यानी कि एक हिस्सा, 4 हिस्से हैं, 4 में से एक 3,000 के बराबर है, तो बाकी को भी 3,000 के बराबर करेंगे तो सीधी सी बात है, सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 को तो 12,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सेल्स टू मुस्तफ़ा ऑफ ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड इफ़ेक्ट। अगर फर्ज कि आपने कोई सेल की थी 10,000 की और उनको रिकॉर्ड नहीं किया तो उसका क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या होगा? एक तो सेल्स और एक मुस्तफ़ा के अकाउंट, दोनों पूरी एंट्री नहीं आपने पास की तो इसलिए दोनों के अकाउंट सही शो नहीं हो रहे होंगे आपकी इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि आपने सेल्स भी शो नहीं की और मुस्तफ़ा के अकाउंट को भी रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए सी ऑप्शन आपका ठीक है। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन वैल्यूएशन बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस। एलोकेशन है, जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं हम उनको एलोकेट करते हैं। बल्कि आपने एक एसेट ख़रीदा था जिसकी लाइफ 5 ईयर तक एक्सपेंड होती है और 1 साल को एक्सपेंडिचर आप डेप्रिसिएशन के फॉर्म में लगा रहे हैं, तो ये एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द 5 ईयर ऑफ पीरियड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट। शेयर प्रीमियम, सेल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, इनमें से कोई भी नहीं। हम बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आपको कोई कैपिटल चीज़ पे अगर आपको लॉस होता है तो आपने उसी में से ही, अगर एक एसेट में लॉस हो रहा है तो दूसरे एसेट में गेन हो रहा है तो उस गेन के अगेंस्ट ऑफसेट करेंगे, ना कि आप शेयर प्रीमियम या सेल अकाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप नहीं चार्ज कर सकते। क्वेश्चन नंबर 17 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। इसको हम किस हिसाब से देखते हैं? सरप्लस और डेफिशिएंसी। चूँकि हम उधर इनकम स्टेटमेंट वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे होते नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सरप्लस और डेफिशिएंसी अकाउंट काउंट करते हैं और उसमें इनकम एक्सपेंडिचर के जो होते हैं वो शो हो रहे होते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग दी वर्कशीट। वर्कशीट आपकी जो होती है वो मिक्सचर ऑफ होता है जिसमें आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आइटम होते हैं, तो देख लें कौन सा मोस्ट सूटेबल आंसर है आपका। इट इज़ द फॉर्म विच एन अकाउंट यूजेस फॉर हिज ऑन एड एंड कन्वीनियंस। It assists in the ordinary preparation of the adjustment and financial statement at the end of the account period. It is substitute for general and ledger. जनरल और लेजर का सब्सिट्यूट तो नहीं है, तो इसलिए ऊपर के दोनों पर्पज़ इसके मीट करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द बेटर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है दी पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस विल, यानी कि जो क्लोजिंग बैलेंस आपने तैयार किया ट्रायल बैलेंस का क्या होगा? कंटेन ए है कंटेन्स ओनली इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स, कंटेन्स ओनली बैलेंस शीट अकाउंट्स, द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। एक दफ़ा आपने क्लोज कर दिया ट्रायल बैलेंस तो इसमें क्या होगा? कंटेन्स ओनली बैलेंस शीट अकाउंट्स, कंटेन बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट्स। ये जी ऑप्शन बी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि जो आपकी होती है ट्रायल बैलेंस जब आप क्लोज़ कर देते हैं तो उसके बाद इसमें दोनों आइटम होते हैं। चूँकि ट्रायल बैलेंस से हम आइटम लेके इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं और बैलेंस शीट आइटम भी उधर से ही उठा के बनाते हैं,
तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन बी ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज the cost of goods and services used up in the process of obtaining revenue are called. The cost of goods and services used up in process of obtaining revenue are called expenses. ठीक है जी, जो आपने रेवेन्यू, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वो एक्सपेंसेस जो आपने सर्विसेज या गुड्स को सेल करने में करते हैं तो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स ही होते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी कोई उससे क्लोज नहीं है। नेट इनकम अलग चीज़ है, रेवेन्यू अलग है और लायबिलिटी अलग है। जी ये 2006 का पेपर है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फिनेंशियल रिपोर्ट एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट। फॉल्स है। फिनेंशियल रिपोर्ट अलग होती है जिसमें राय दी जाती है, जबकि फिनेंशियल स्टेटमेंट वो सारी डिजिट होती है, डिजिट्स में शो की होती है, अमाउंट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज अनकलेक्टेड ऑफ सेल्स इज नोन एज कलेक्शन इंडेक्स। कलेक्शन इंडेक्स तो मैं भी अब पहली दफ़ा ही पढ़ रहा हूँ, तो ये गलत है। आगे क्या लिखा है डिटेल में, नो सच अ वर्ड एग्जिस्ट इन अकाउंटिंग। बिल्कुल लेक्सिकॉन। अकाउंटिंग में कोई ऐसा कलेक्शन इंडेक्स नहीं है। कलेक्शन पीरियड हो सकता है, अगर कलेक्शन पीरियड होता तो अलग बात होती है, तो कलेक्शन इंडेक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट इज़ रेवेन्यू। गलत, क्योंकि जो आपकी कंस्ट्रक्शन टिल दी एन एसेट इज़ एबल टू ऑपरेट, उस पर जितने भी एक्सपेंडिचर आएंगे उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड इज ग्रेट इंटरेस्ट फॉर बैंकर। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड इज ए ग्रेट इंटरेस्ट फॉर बैंकर के टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड इज़ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर बैंकर कि एक बैंक के लिए जो आपका इंटरेस्ट होता है वो ग्रेट होता है किससे, प्रिंसिपल अमाउंट से। तो ये तो गलत है। इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट प्रिंसिपल से तो लेस ही होती है, इसलिए फॉल्स है ये स्टेटमेंट, जहाँ तक मुझे ये समझ आ रही है स्टेटमेंट। अगर आपको किसी और एंगल से आती है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 बजटेड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज हाई व्हेन पैसिमिस्टिक अप्रोच फॉर प्रिपेयरिंग बजट इज फॉलोड। गलत। पैसिमिस्टिक अप्रोच वो होती है जिसमें आप कम से कम कंजर्वेटिव रहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि आपका अगर 1 लाख प्रॉफिट होने के चांस हैं तो आप उसको 50,000 काउंट करें या 10,000 आप काउंट करें, तो ये पैसिमिस्टिक अप्रोच होती है। तो वो कहता है बजटिंग प्रॉफिट्स आर ऑलवेज हाई, तो इसमें कम होते हैं। ऑलवेज लो अगर लिखता तो स्टेटमेंट ठीक थी, अब इसने हाई लिखा है तो गलत है। वर्कशीट ओनली प्रेजेंट्स बैलेंस शीट फिगर्स। गलत। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी फिगर्स होते हैं और बैलेंस शीट दोनों के होते हैं वर्कशीट में। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। ठीक है, लेजर से ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बैंक्स आर गवर्नड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 19 ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर। गलत है, क्योंकि बैंक्स जो होते हैं वो ऑर्डिनेंस 1962 जो कि बैंकिंग ऑर्डिनेंस है और 1984 दोनों के मिक्स से बनता है जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह होती हैं, और इसकी गवर्नेंस जो होती है 1962 के हिसाब से होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है सस्पेंस अकाउंट इज़ क्लियर अकाउंट विद नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। नहीं, सस्पेंस अकाउंट वो होते हैं जो आपके अभी क्लियर नहीं होते, बल्कि एक सस्पेंस अकाउंट में चीज़ डाल के उसको बैलेंस आउट करते हैं, जो कि बाद में आपने क्लैरिफाई करने होते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है लेजर्स आर प्रिपेयर्ड फ्राम वाउचर्स मच बिफोर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी जनरल। गलत। जो आपकी सबसे पहले वोचर से पहले आप जनरल एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्री से आपने लेजर बनाने होते हैं, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस के जाते हैं, ट्रायल बैलेंस से आप
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाने के बाद आप बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। तो ये इसने जो सीक्वेंस बताई है ये गलत बताई है। जब